सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम जो है अणु परमाणु का चैप्टर कर रहे थे जो है, तो उसमें मैंने आपको जो है परमाणु की परिभाषा, अणु की परिभाषा, यौगिक के बारे में, उनके भार के बारे में, कैसे उसका जो है आणविक द्रव्यमान वगैरह हम करते हैं उसके बारे में बताया था जो है। तो उसी को हम आगे जो है कंटिन्यू करते हुए जो है अगला टॉपिक ले रहे हैं। अब इसके अंदर जो है अगला टॉपिक है आयन किसे कहते हैं। आयन जो है आप देखते हो कई बार जो है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है जमा का या घटाव का निशान लगा होता है जो है, तो उसको मतलब कि जिनके ऊपर धन जमा का निशान या माइनस का निशान लगा होता है जिनके ऊपर जो है, उनको मेनली हम आयन कहते हैं। तो कोई भी यौगिक, जैसे मान लो मैंने H2O कहा, अब इसके अंदर H और OH दो आयन हैं। इसके अंदर एक के ऊपर धन आवेश है, एक के ऊपर ऋण आवेश है। तो ये जमा का निशान या माइनस का निशान, ये आयन है। तो आयन क्या हो गए? आयन क्या होता है? धातु व अधातु युक्त यौगिक, यानी कि जो ये यौगिक बना हुआ था H2 जो एक यौगिक था, ये धातु या अधातु से मिलकर बनते हैं जो है ये। तो उसमें जो है युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित का मतलब जिसके ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश, यानी कि जमा का या माइनस का। जमा वाले को धन आवेश कहते हैं, माइनस वाले को ऋण आवेश कहते हैं। तो ये आपने यहां पे इसको नोट करना है। तो आवेशित कणों से बनते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन कह लो या OH नेगेटिव आयन कह लो, ये आयन है हमारे पास। तो जिनके ऊपर धन और ऋण आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो लगभग जितने भी हमारे जो है यौगिक हैं उन सब के अंदर आयन होते हैं। तो धन और ऋण आवेश से जो बनेंगे उनको जो है आयन कहते हैं। तो इसमें दो तरह के हो गए। वे कण जिन पर ऋण आयन होता है, ऋण आवेश, ऋण का मतलब नेगेटिव आवेश होता है, उन्हें ऋणायन कहते हैं। इंग्लिश में एनायन कहते हैं इसको। और वे कण जिन पर धन यानी कि जमा का होता है आवेश होता है, उन्हें धनायन कहते हैं, या इसको कैटायन भी कह सकते हो। तो इसमें दो तरह के आयन हो गए। एक के ऊपर जो है ऋण आवेश होता है, एक के ऊपर धन आवेश होता है। तो ऋणायन और धन आयन जो है इनको कहा जाता है जो है। तो जैसे अभी मैंने पानी का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव था। तो H पॉजिटिव इसमें आ गया आपका, OH नेगेटिव इसमें आ गया। तो ये ऋण आयन का एग्जांपल हो गया, ये धन आयन का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम जिसको आप नमक भी कहते हो, तो इसके अंदर जो है
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये ऐसे बहुत से एग्जांपल हमारे पास हैं जिनके अंदर जो है हम कहते हैं धन आवेश या ऋण आवेश। तो आयन जिनके ऊपर जो है धन और ऋण आवेश होता है उनको हमने कह दिया आयन, और जो अलग अलग तरह के बता दिए ऋण आयन एंड धन आयन। अब जैसे आपको वीडियो दिखाई जाती है इसके अंदर जो है, तो आपने कॉपी पेन लेके इसको नोट करना हो तो या तो आप वीडियो को वहां पे थोड़ा सा स्टॉप कर लें तब आप नोट कर लें, या वीडियो को दोबारा बैक ले लें और फिर आप इसको नोट कर लें। तो आप कॉपी पेन के अंदर भी इसको कॉपी पेन लेके भी इसको नोट कर सकते हैं। जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या बताया जा रहा है इसके अंदर जो है। तो वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, आप बार बार चला के वीडियो भी देख सकते हो कि कहाँ पे क्या बताया गया जो है। तो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको बीच बीच में बताई जाती हैं, तो उन सबका आपने ध्यान रखना है जो है। और अब आगे इसके अंदर जो है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना। अब इसके अंदर जो है हम जो बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको जो है ये कहा H धन आवेश और OH ऋण आवेश। कोई भी जो है यौगिक होता है वो हमेशा उदासीन होता है। यौगिक क्या होता है? ये उदासीन होता है, यानी कि इसके अंदर जो है जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। तो हर एक तत्व के ऊपर जो है, अब जैसे यहां पे हाइड्रोजन का लिखा मैंने जमा का 1 और OH के ऊपर लिखा मैंने माइनस का 1। ऐसे ही मेरे पास और बहुत से एग्जांपल हैं। ये आयंस के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। अब इसके अंदर क्या लिखा मैंने, ये जमा वाले हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जमा 1, कैल्शियम के ऊपर जमा 2, एल्युमिनियम के ऊपर जमा 3, मैग्नीशियम के ऊपर जमा 2, सोडियम लिखा था मैंने जमा 1, उसके बाद पोटाशियम जमा 1। किसी के ऊपर जमा 1 है, किसी के ऊपर जमा 2 है, किसी के ऊपर जमा 3 है, या ऐसे ही आपका जो है OH के ऊपर -1 था, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो -3 आ जाएगा उसके ऊपर जो है। तो आयंस जो बनते हैं उनके ऊपर जमा 1, जमा 2, जमा 3 या -1, -2, -3 आवेश होगा। तो यानी कि उसके हिसाब से वो धन आवेश या ऋण आवेश उनके ऊपर होगा। तो उनके बीच में जो यौगिक बनते हैं, और यौगिक कैसे थे? जो उदासीन होते हैं जो है। तो यानी कि इसके अंदर जो है जो धन आवेश है और ऋण आवेश आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। हम इसको कहते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। तो इनके अंदर जो है रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहां पे जो है। तो इसमें किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है अबंध बनाना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, उसको हम कहते हैं संयोजन शक्ति।
उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो जो हम इसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश की बात कर रहे हैं, इनको संयोजकता के रूप में भी हम कह सकते हैं जो है। तो अब एग्जांपल जो है, अब इसके अंदर जो उदाहरण दिए, जैसे मैंने आपको दे दिए थे एग्जांपल जो है, सोडियम की संयोजकता एक थी, क्लोरीन की भी एक थी, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, ये इनकी संयोजकता हम कह सकते हैं। सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्युमिनियम की 3 है, क्लोरीन की -1 है, ऑक्सीजन की -2 है, नाइट्रोजन की -3 है। तो इस तरह से जो है ये जो है आयन है, ये सभी क्या है, एकल परमाणु है सारे, एकल, इनमें एक ही तत्व है। अभी मैंने OH नेगेटिव लिखा था, ये द्विपरमाणु है। ये सारे क्या हैं, एकल, एक ही परमाणु के आयन है सारे के। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है आयन उदाहरण था। अब इनकी संयोजकता के आधार पर जो है हम जो है किसी रासायनिक सूत्र की बात करते हैं जो है। तो इसमें यौगिकों के सूत्र कैसे लिखने हैं जो है, अब सूत्र कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो आपके पास जो है, जैसे अभी हाइड्रोजन था, ये मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ये एग्जांपल लिखा मैंने, इसका मैंने रासायनिक सूत्र लिखना है, यानी कि यौगिक का सूत्र लिखना है। अब जिसके ऊपर, जैसे मैंने अभी यहां पे किसी के ऊपर -1 लिखा, किसी के ऊपर -2 लिखा, किसी के ऊपर -3 लिखा, इन सब का एक एक कारण होता है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया जाता है, तो उसको अलग बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपने इसको याद करना है कि किसके ऊपर -1 है, किसके ऊपर -2 है, किसके ऊपर -3 है। तो आप या -1, -2, -3 का जो आवेश है वो आपने याद करना है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपने रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो जैसे मैंने अब हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से हाइड्रोजन के ऊपर मैंने अभी लिखा था जमा का 1 होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 आवेश होता है। तो इसमें जो है यौगिक का सूत्र लिखने के लिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको जो है, ये प्रतीक हो गए, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि 1 जमा का है, 1 माइनस का है। इसको कहते हैं संयोजकता। ये आपकी किताबों में ऐसे दिया होगा आपको। तो आप जो भी संयोजकता है उसको आप जो है यहां नीचे भी लिख सकते हो। तो ये संयोजकता इसके पास चली जाती है, ये इसके पास चली जाती है, तो ये ऐसे बन गया सूत्र H1Cl1, H1Cl1। तो जब 1 होता है हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हम सिंपली कह देते हैं HCl। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बन जाता है, रासायनिक सूत्र इसको कहते हैं, या यौगिक का सूत्र कह सकते हैं जो है, ये बन गया इसके अंदर। तो जो उसके ऊपर धन आवेश है या ऋण आवेश है, उसके हिसाब से इनके अंदर जो है इनके सूत्र बनते हैं। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे, हाइड्रोजन सल्फाइड,
अब इसके ऊपर हाइड्रोजन संयोजकता एक बताई, सल्फर की 2 होती है, ये -2 होती है, यहां पे मैंने खाली संयोजकता लिखी है, इसके ऊपर मैंने जो है उसका ऋण या धनावेश नहीं लिखा, उसके ऊपर जो है मैंने सिर्फ संयोजकता लिखी है। तो ये क्या होता है, क्या बन गया, H2S। ये 2 यहां चला गया, ये 1 यहां चला गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। या इसको आप ऐसे लिख दो, H के ऊपर 1 धनावेश होता है, सल्फर के ऊपर -2 होता है, ये घूम के यहां आ जाता है, ये वाला घूम के यहां जाता है, तो ये बन गया H2S। तो आप दोनों में से जैसे मर्जी लिख सकते हो, जो है वो आपने डिसाइड करना। वैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस इस चीज की करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है खाली 1 और 2 लिखा था, हमें पता होना चाहिए कि कितना धन का आवेश है, कितना ऋण का आवेश है, तो हम उस तरह से इनके यौगिक लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 2-4 यौगिक आपको बता रहा हूं जो है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, ऑक्सीजन का होता है O, इसके ऊपर होता है -2, इसके ऊपर होता है -2, ठीक है, या 2 2, तो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो 2 कॉमन है, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो। तो ये ऐसे ही एक तो एग्जांपल मैं बहुपरमाणु को ले रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर और OH के ऊपर 2 और 1, तो ये लिखा जाता है एक चीज यहां पे बहुपरमाणु में ध्यान रखना है आपने, जो है ये जो 2 था ये इस पूरे के लिए आता है, तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है तरीका, इसलिए ये तरीका लिखना है आपने, और वो इसके पैर में ही आता है इधर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये मेन ध्यान रखना अपने इसके अंदर जो है। उसके बाद मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसके अंदर जो है सोडियम नाइट्रेट, अब ये बहुपरमाणु है, ये भी बहुपरमाणु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 तत्व हैं इसके अंदर है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, तो इसलिए इसको बहुपरमाणु कहा हमने। तो पहले जितने भी एग्जांपल लिए थे मैंने वो एकल वाले लिए थे मैंने,
तो ये बहुपरमाणु बन के, तो ये इस तरह के आपने सूत्र को खास ध्यान रखना है कि ये आपका जो है कैसे बनेगा। तो बहुत से एग्जांपल है इसके अंदर जो है, तो आप इनको ट्राई करो किताब के हिसाब से अपनी जो है। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं मैं आपको जो है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम के ऊपर जमा 1, सल्फर के ऊपर -2। तो चाहे आप नीचे भी लिख लो तब भी कर सकते हो इसको, ऊपर भी जमा और माइनस के लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा Na2S, इसको कहते हैं सोडियम सल्फाइड। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम के ऊपर जमा गए, सल्फेट के ऊपर SO4 होता है, ये -2 होता है, तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा Ka2SO4। अब ये 2 इधर था, तो ये पोटाशियम के लिए आएगा 2 सिर्फ, ये नहीं कि इसको आप 2 कर दो यहां पे। तो ये ध्यान रखना आपने, ये 2 इसके लिए आएगा और ये जमा का 1 इसके लिए जाएगा। तो ये पोटाशियम सल्फेट का सूत्र, इस तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं जो है। तो ये आपके यौगिकों का जो सूत्र लिखना था जो है, सरल यौगिक थे, इसमें आप जितने मर्जी एग्जांपल दे सकते हो जो है। उसके बाद मैं यहां पे लेके चल रहा हूं जो है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना ये बहुत तो जो है तो बिल्कुल आसान जो है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है जो है। अब जैसे हमने कहा था जो है परमाणु का व अणु का भार, तो हमने क्या कहा था कि परमाणु अणु जो है बहुत छोटे कण होते हैं, तो जो हमें नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो लेकिन उनके भार के बारे में भी मैंने बात की थी जो है, तो उसी को थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है मोल संकल्पना को लेकर चलेंगे। जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन किसके बराबर होता है, 12 के। 1 सैकड़ा होता है 100 के। ठीक है, तो इस तरह बहुत सी इकाइयां हैं जो हम उपयोग में लाते हैं। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होगा कि 12। अब जैसे मान लो मैं बाजार में जो है कॉपी लेने जा रहा हूं, तो दुकानदार के पास हम कई बार देखते हैं कि 1 दर्जन के ऊपर जो है 1 कॉपी फ्री, तो उसके बाद लिखा होता है जो ऐसे ही, वो ऐसी स्कीम चलाते हैं। जब आप देखते हैं स्कूल खुलते हैं तो उसके स्कीम चली होती है जो है 10 कॉपियों के साथ 1 फ्री, 1 दर्जन के साथ 1 फ्री, तो कुछ इस तरह की स्कीम, दर्जन शब्द लिखा होता है वहां पे। ठीक है, तो आप लोग जैसे जो है कंचे खेलते हो गए जो है, तो हम बाजार में जाते हो 20 रुपए सैकड़ा, 50 रुपए सैकड़ा, कुछ इस तरह के रेट होंगे। तो सैकड़े के अंदर कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो उसी तरह से जो है अगर मैं मोल की बात करूं, तो ये जो अणु परमाणु हैं उसके लिए मोल बहुत उपयोगी है। तो ये जो मोल है ये अणु परमाणु के अंदर संख्या को बता के चलता है। तो जैसे हमने दर्जन की बात की या सैकड़े की बात की, ये सिंपल मोल है। लेकिन अब सिंपल लगता तो सिंपल है, लेकिन अब बहुत सी चीजें इसके अंदर जो है
जो हमने इसके अंदर मान के चलनी है। तो क्या मानना है इसके अंदर जो है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23। 6.22 गुणा 10 की शक्ति 23, यानी कि क्या हो गया, ये संख्या होगी। अब गिन के दिखाओ इसको जो है, 6.02200000000। हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उसके बाद हमारा काम फिनिश। और बहुत से को तो जो है 10 लाख से ऊपर भी नहीं आता होगा जो है। तो इतनी संख्या जिसको हम एवोगैड जो है 1 मोल कह के चल रहे हैं हम यहां पे, 1 मोल के अंदर इतना होता है। ये अब मेरे पास ये चौक है, अगर इस चौक के अंदर कणों की बात करूं, मेनली क्या होता है इसके अंदर जो है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर पाउडर कर देता हूं, कितने कण बन जाएंगे इसके अंदर जो है, कोई गिनती नहीं है मेरे पास। तो हमें इस मोल की बात करनी है, ये अणु परमाणु की हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर लेके आना है इसको हमने जो है। तो किस तरह से, जैसे हमने ये उपयोग में की, तो इसके अंदर जो है 1 मोल को जो है, जैसे मैंने आपको जो है कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और तत्वों के बारे में भी जो है पीछे किसी वीडियो में बता रखा है मैंने जो है। तो 1 कार्बन का परमाणु, 1 कार्बन परमाणु है जिसका भार जो है 12 था, 1 मोल है वो। ठीक है, इस मोल को हम यहां पे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर या इसको Na से भी लिखा जा सकता है। तो Na की वैल्यू क्या हो गई, 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23। अब ये जो है 10 की शक्ति 23 जो है, मैंने आपको बता दिया कितनी बड़ी संख्या है, जिसकी हम आसानी से शायद गिनती नहीं कर सकते जो है। वैसे तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर हम समझ जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर जो है, लेकिन ज्यादातर हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है जो। तो ये एवोगैड्रो जिसको कहते हैं मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, इसको जो है अब मैं थोड़ा सा उदाहरण देके और क्लियर कर रहा हूं। कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की अगर बात करें तो इसका जो 1 मोल होगा, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, वो आपकी मर्जी है, किसके बराबर होगा, 12 ग्राम कार्बन के। किसके बराबर होगा, 6.022
इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु। कार्बन का एक मोल किसके बराबर होगा? 12 ग्राम कार्बन के। और वो किसके बराबर होगा? 6.22 गुणा 10⁻23 कार्बन के परमाणु। अगर मैं इसी तरह से ऑक्सीजन की बात कर दूं, इसका एक मोल क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना था? 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु। ये हो गया इसके अंदर। और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब परमाणु की जगह मैंने लिया अणु। छह दशमलव 022 गुणा 10⁻³ अणु। किसी के भी हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हो सकते हैं, सल्फर के हो सकते हैं, हाइड्रोजन के हो सकते हैं, पानी के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। किसके बराबर होंगे? अणुओं का एक मोल बराबर आणविक द्रव्यमान। तो भी अणु का द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। तो ये मोल के बारे में हमने यहां पे बताने की कोशिश की है जो है। ठीक है, तो ये जो है आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा इसके अंदर जो है। अब मैं जैसे H2 + O2 gives you 2H2O, ये हमारी एक समीकरण है। ये एक हमारी समीकरण है। अगर मैं इसके अंदर ये मान के चलूं कि पहला केस क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ क्रिया करके 2 अणु जल बनाती है। कि हाइड्रोजन के 2 अणु
ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके 2 अणु जल के बनाती है। तो अब एक तो ये हो गया इसके अंदर जो है। दूसरा मैं कहता हूं, अगर मैं इसको जो है अणु भार के रूप में लेके चलूं तो इसमें दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिफाइड, यानी कि 4 कैसे हो गए, अब 2 हाइड्रोजन ये होगी, 2 गुणा 2 4 हाइड्रोजन होगी। अब हाइड्रोजन का अणु जो है भार कितना था 1, तो 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इसलिए मैंने 4 लिखा है यहां पे। ठीक है, 4 यूनिफाइड हाइड्रोजन के अणु के साथ 32U। 32U क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, अणु भार जो है। तो 2 ऑक्सीजन है यहां पे, तो 16 दूनी 32, तो 32U ऑक्सीजन के क्रिया करके 36U जल के प्रदान करते हैं। चार हाइड्रोजन 32 ऑक्सीजन, दोनों कितने हो गए 36, 36 ही जल का बना। एक हमने जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किया था, वो भी यहां पे आ गया, दोनों बराबर हैं। अब ये चीज और ये चीज दोनों बराबर हैं, चाहे आप इसको जो है अणुओं के रूप में ले लो, चाहे आपको इसको द्रव्यमान के रूप में ले लो, यही मूल संकल्पना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके बीच में उदाहरण दे सकते हैं जो है। और जो है तो 1 मोल जो है होता है वो किसके बराबर होता है 6.022 10 की शक्ति 23। अब ये जो हमने कहा इसके अंदर जो है ये अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। ठीक है, कण भी हो सकता है कोई भी। तो चाहे आप इसको अणु मानो, चाहे परमाणु मानो, चाहे धनायन मानो, चाहे जो है ऋणायन मानो, ठीक है, इन दोनों की जगह आप आयन शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है, या कोई भी कण हम कह सकते हैं इसके अंदर। तो उसके हिसाब से हम जो है इसको मोल को मान के चलते हैं। तो 1 मोल जो है 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 के बराबर होता है, जिसको हम जो है एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट जो है, जिसको मोल संकल्पना भी कहते हैं जो है। तो ये पाठ आपका जो है परमाणु व अणु का जो है इसके साथ जो है पूरा होता है जो है। तो आप सभी जो है इसको वीडियो को फिर ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल लगती है जो है, आप इसको बार बार रिपीट करके जो चलाइए, आपको सारा कुछ क्लियर होगा जो है। जब तक आप बार बार इसको नहीं समझोगे आपके लिए मुश्किल रहेगा। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बार बार आपको पहले ही बताया जा चुका है जो है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप 1 बार 2 बार 3 बार अगर सुनने की कोशिश करोगे, आपको सारा कुछ क्लियर होगा जो है। तो केमिस्ट्री में जो है, जैसे मैं आपको जो है इससे पहले जो है आपको जो है एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर जो है। तो एक जनरल वीडियो था वो जो है, उसको हमने जो है
सब क्लासों के लिए जो है बताने की कोशिश की है। जो इस तरह से मैं कुछ और वीडियो भी डालूंगा जिससे जो है आपको जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। और वो जरूरी नहीं है आपके 9वीं 10वीं में काम आएंगे, जो है वो किसी भी क्लास के लिए काम आ सकते हैं। जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या इवन हायर क्लासेस के लिए भी जो है वो अप्लाई हो सकती हैं। जो है तो इनको जो है केमिस्ट्री को जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा और आपको जो है रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बहुत आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ भाई मैंने पढ़ना है, मैंने अच्छी तरह से समझना है, तो सारा कुछ है इसके अंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप जो है इसको चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई मुश्किल होगी तो आप मेरे से दोबारा पूछेंगे जो है, और जो है आप मेरे को व्हाट्सएप माध्यम से जो है मेरे को जो है क्वेश्चन भेज सकते हो अपने जो है, और या मेरे से फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो जो है। तो आप जो है पूरे चैप्टर को ध्यान से जो है करते हुए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है आप जो है लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपके साथियों के साथ आपको जो है या उनके साथ आप डिस्कस करके कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को भेज सको। तो ये जरूर आपने करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।